नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव की नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें किसी भी हाल में अपना तीसरा टर्म चाहिए और इसके लिए पासे फेंके जा रहे हैं। पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। आप जानते हैं कि पिछले 9 साल से देश पर मोदी सरकार का राज है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं, जांच एजेंसियों और मीडिया को अपनी जेब में रखने के आरोप मोदी सरकार पर लगते रहे हैं। देश में रहना है तो मोदी मोदी कहना है का माहौल बना हुआ है। मोदी के खिलाफ बात करने वालों को चुप कराने के तरीके खोज लिए जाते हैं। बीजेपी और मोदी सरकार पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहे हैं। 2024 के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए आपको 2019 के चुनाव को समझना होगा। 2019 के चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा की घटना को बड़ी साजिश करार दिया है और उसे आम चुनाव से जोड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम में गड़बड़ी और छेड़छाड़ को लेकर भी कई खबरें सामने आई हैं। अब चुनाव सामने है, पुलवामा और ईवीएम की चर्चा फिर से है और इन सब के बीच एक रिसर्च सामने आया है जिसमें खुलासा किया गया है कि कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने या फिर वोटिंग या उसके बाद काउंटिंग में गड़बड़ी के जरिए बीजेपी चुनाव जीती थी। तो इन तमाम सवालों का अगर जवाब चाहिए तो इसके लिए अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के शोध पत्र को यानी रिसर्च पेपर को समझना होगा। अपने रिसर्च पेपर में प्रोफेसर सब्यसाची दास ने 2019 के चुनाव में गड़बड़ी पर बड़ा खुलासा किया है। इस रिसर्च पेपर की वजह से प्रोफेसर दास को कथित तौर पर अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफा देना पड़ा है। वैसे तो अशोका यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और जाहिर तौर पर सरकार का कोई जोर उस पर नहीं चल सकता, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये कौन जानता है। तो दोस्तों, जैसा अभी मैं कह रहा था कि प्रोफेसर सब्यसाची दास का शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर था, जिसमें उन्होंने वोटिंग में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी। ये जो रिसर्च पेपर था उसका सब्जेक्ट था डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इस रिसर्च पेपर में 2019 लोकसभा चुनाव के आधिकारिक परिणामों का यानी रिजल्ट का सांख्यिकीय पद्धतियों के सहारे विश्लेषण किया गया है। इस शोध लेख में न बीजेपी के खिलाफ कुछ कहा गया है और न ही मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी की गई है। बस वोटिंग पैटर्न और रिजल्ट का विश्लेषण किया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के बूथ से लेकर सीट तक के आंकड़ों का बारीकी से इस रिसर्च पेपर में विश्लेषण करने के बाद एक लेख जो है वो लिखा गया है और ये लेख इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दाल में कुछ काला है। जिन 59 यानी 59 सीटों पर जीत या हार का फैसला 5% से कम से अंतर से हुआ है, उसमें से 41 यानी कि 41 सीट्स जो हैं वो बीजेपी की झोली में गई हैं। 59 में से 41 सीट्स बीजेपी की झोली में गई हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए क्योंकि इन 59 सीटों में से 41 बीजेपी के खाते में गईं और शोध पत्र में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। शोधकर्ता यानी प्रोफेसर दास का मानना है कि कुछ चुनिंदा सीटों पर मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने या फिर वोटिंग या उसके बाद काउंटिंग में गड़बड़ी के जरिए ही ऐसा हुआ होगा। लेख में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ भी तो इससे बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 9 से 18 सीटों का फायदा मिला होगा, फिर भी उसके बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी 2019 में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है, ये बात इस लेख में है। फिर भी बीजेपी इस लेख को लेकर हमलावर हो गई है। अशोका यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाए गए हैं कि आपने अपने किसी प्रोफेसर को ऐसा शोध लेख कैसे तैयार करने के लिए दिया। और इसके बाद अशोका यूनिवर्सिटी ने इस शोध लेख से खुद को अलग कर लिया है और अब प्रोफेसर सब्यसाची दास के इस्तीफे की खबर आई है। कोई खुलकर कुछ कहे ना कहे, लेकिन इसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एक रिसर्च पेपर से, एक प्रोफेसर के लेख से सरकार डर गई है। और यह सब कुछ जो हुआ है वो कहीं ना कहीं जो शोध पत्र है उसमें जो कुछ भी दर्शाया गया है, 2-3 बातें यहां महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि वोटर लिस्ट का जो पैटर्न है यानी कि वोटर में से नाम मुस्लिमों के नाम हटाए गए, काउंटिंग में गड़बड़ी और उसके बाद जो वोटिंग पैटर्न है उसमें गड़बड़ी हुई है, ये सब कुछ यहां सामने है। क्या ये तमाम चीजें भी किसी भी ढंग से बीजेपी के चुनाव को
या कहें तो लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करते हैं या किसी भी चुनाव को प्रभावित करते हैं, ये जरा सोचिएगा। और अगर ऐसा है तो अभी ईवीएम तो दूर की बात है, ईवीएम की यहां बात नहीं हो रही है, बात वोटर लिस्ट की हो रही है, बात वोटिंग पैटर्न की हो रही है, बात रिजल्ट की हो रही है। और ये तीनों पर ही सब्यसाची दास ने, प्रोफेसर सब्यसाची दास ने रिसर्च किया है, जो आपके सामने है। अब आइए समझते हैं कि किस तरह विरोधियों को अपने पाले में लेकर 2024 लोकसभा के लिए अपना पक्ष मजबूत कर रही है बीजेपी। आपने शहला रशीद का नाम सुना होगा दोस्तों। शहला रशीद जो हैं वो जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष रही हैं, और जब 2016 में, जी हां 2016 में जब कन्हैया कुमार और उमर खालिद इन दोनों छात्र नेताओं पर जब टुकड़े टुकड़े गैंग चलाने का आरोप मोदी सरकार ने लगाया था, उस दौर में शहला रशीद मोदी सरकार की कड़ी आलोचकों में से एक गिनी जाती थीं। जम्मू कश्मीर, सांप्रदायिकता, असहिष्णुता, हिंदुत्व और बिगड़ती अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर शहला ने तीखे पोस्ट किए थे। लेकिन अब शहला रशीद के सुर जो हैं वो बदल गए हैं। शहला ने 15 अगस्त को, यानी इसी 15 अगस्त को एक ट्वीट कर कहा है कि कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड लगातार सुधर रहे हैं, यानी ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड जो है वो सुधर रहा है। शहला रशीद ने यह भी कहा है कि मौजूदा सरकार ने एक ही कोशिश में कश्मीरियों की पहचान के संकट को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, ऊर्जा और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की शहला रशीद ने तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब कश्मीर की नई पीढ़ी को संघर्ष के माहौल में बड़ा नहीं होना पड़ेगा, अब आसान जिंदगी हो गई है कश्मीर में। तो जरा सोचिए दोस्तों कि शहला के विचारों में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। यह चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था, तब शहला ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। शहला ने सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सेना लोगों के घरों में घुस रही है, लोगों को उठा रही है, मारपीट कर रही है। हालांकि तब सेना ने इन आरोपों का खंडन किया था। यहां तक कि शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर के आईएएस शाह फैसल के साथ सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी, मगर इस साल जुलाई में दोनों ने अपनी याचिकाएं वापस भी ले ली हैं। जी हां, बिल्कुल इसी जुलाई में। और अब शहला रशीद मोदी सरकार की तारीफ के पुल बांध रही हैं। तो 2019 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर की हकीकत के बारे में जो कुछ भी दावे किए जाते रहे हैं, उसकी हकीकत आपके सामने है। लेकिन यह देखकर दोस्तों आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि महज 4 सालों के भीतर मोदी सरकार की मुखर आलोचक रही शहला रशीद के विचार कैसे बदल गए। आप जानते हैं कि 370 हटाते वक्त मोदी सरकार ने वादा किया था कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव करवाएगी, मगर अभी तक वहां की आवाम का बड़ा समर्थन बीजेपी के पास नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह वहां उसकी ही सरकार बने। इसके लिए वहां की जनता को अपने खेमे में लाने के लिए जिस हद तक बीजेपी जा सकती है, उस हद तक जाने की कोशिश चल रही है। गुलाम नबी आजाद को आपने देख ही लिया है कि उन्होंने कैसे कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना ली, और राहुल और कांग्रेस को डैमेज करने में कोई कोर कसर गुलाम नबी आजाद ने नहीं छोड़ी। खैर, लोकतंत्र की एक खूबी है दोस्तों, वो ये भी है कि यहां हरेक को अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी पसंद और नापसंद जाहिर करने की छूट इस लोकतंत्र में है। शहला रशीद भी इसी आजादी का लुत्फ उठा रही हैं और कश्मीरियों के बीच, युवाओं के बीच मोदी जी की छवि को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो शहला रशीद और प्रोफेसर सब्यसाची दास के इन 2 उदाहरणों से समझ आ रहा है कि देश में किस तरह का माहौल बन चुका है, जहां राजा की जय जयकार करनी होगी, नहीं तो तकलीफ झेलनी होगी। क्योंकि शहला रशीद मोदी जी के खेमे में चली गई हैं और प्रोफेसर सब्यसाची दास को इस्तीफा देना पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने 2019 के चुनाव के बारे में जो तथ्य उजागर करने की कोशिश की है, उसके कारण प्रोफेसर दास निशाने पर आ गए। जबकि देश का लोकतंत्र तभी मजबूत बना रहेगा दोस्तों, जब पढ़ने, लिखने, शोध करने के लिए खुला और उदार माहौल बनेगा। दरअसल विश्व गुरु बनने के लिए दिल और दिमाग खोलने पड़ते हैं, डर को दिल से निकालना पड़ता है। मगर अभी तो मोदी एक लेख से डरे नजर आ रहे हैं, एक रिसर्च पेपर से डरे नजर आ रहे हैं। क्या यह डर 2024 में सत्ता खोने का है? एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।